बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, इंतहाई काबिल एहतराम हमारे मुस्लिम लीग नून के अकाबरीन और आज इस हॉल में तशरीफ़ लाए हुए पाकिस्तान भर से इस इलेक्शन में मेहनत करके कामयाब होकर मुस्लिम लीगी मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली और सेनेट के मेंबरान, मैं आप सबको अपनी तरफ से और अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से आपको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं समझता हूँ कि आपकी कामयाबी इन हालात में मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की क़यादत में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जनाब कायद, मैं कुछ यहाँ पर मारूज़ात पेश करूँगा इससे कबल कि मैं आपको ज़हमत दूँ। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि हमें यहाँ पर शुक्रिया अदा करना है आपके साथ साथ तमाम मुस्लिम लीगी जो यहाँ पर मेंबरान कौमी असम्बली नौ मुंतखब मौजूद हैं। हमें शुक्रिया अदा करना है उन नेशनल असम्बली के मुंतखब नुमाइंदों का जो पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ हिस्सों से जीत के आए अपने बलबूते पर, मगर उन्होंने अपनी ख्वाहिश और ख़ुशी और सवाबदीद की बना पर उन्होंने कायद नवाज शरीफ पर एतमाद करते हुए मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है। मेरे साथ उन सब के लिए आप भरपूर तालियां आप लगाएं। इसमें मैं जनाब मोहम्मद इदरीस साहब कोहिस्तान से जीत के आए हैं, हाथ खड़ा करें और बिल्कुल गैर मशरूत तौर पर तशरीफ़ लाए और उनका जी मैं नवाज शरीफ पर एतमाद का इज़हार करता हूँ। कैपिटल टेरिटरी से राजा खुर्रम शहजाद साहब, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले जो कैंडिडेट हैं वो थे तो हमारे ही हैं, हमारे ही, आइंदा भी हमारे ही रहेंगे, लेकिन नाम मालूम वजूहात पर वो आज़ाद लड़े और अल्लाह ताला ने उनको बड़ी कामयाबी दी और वो हैं हमारे बहुत नौजवान बैरिस्टर अकील मलिक साहब। इधर आए ना। अगले हमारे जिन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा, ये वैसे भी माजी में भी कई मरतबा आज़ाद पंच ही रहे, ये अपने बलबूते पर हमेशा इलेक्शन लड़े और जीत कर आते रहे और हैं भी आज़ाद मंच, आज़ाद पंची भी और दिल के भी आज़ाद हैं। वो हैं जनाब रशीद अकबर ख़ान निमानी साहब। इन्होंने जनाब इलेक्शन आज़ाद जीता है और ये इन्होंने गैर मशरूत मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है। मैं हम सब इनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। अगले कैंडिडेट जो आज़ाद जीते वो हैं हमारे लाहौर के जनाब वसीम कादर साहब और उन्होंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है और उनका हम सब शुक्रिया अदा करते हैं। अगर जो आज़ाद जीत के आए हैं राजा हयात हराज साहब, आतिफ मज़ारी मरहूम शहीद के सन इन लॉ जो हैं वो MPA बने हैं और उनके जो बड़े भाई सरदार शमशेर अली मज़ारी साहब वो जीत के आए हैं और उन्होंने गैर मशरूत हमें ज्वाइन किया है। अगले हमारे जो आज़ाद उम्मीदवार जो जीत के आए हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है वो उनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है और वो डेरा बुगटी से मियाँ खान मुंदरानी साहब ये जीत के आए। जनाब कायद, ये हैं वो हमारे आज़ाद मुंतखब नुमाइंदे जिनकी जीत के साथ आज हमारी जो अददी क़ुव्वत है वो 104 नेशनल असम्बली के मेंबरान हैं। जनाब कायद, मैं ये तारुफ बड़ा ज़रूरी था और इसलिए ज़रूरी था कि ये पता रहे कि किन्होंने
इस पार्टी को आपकी क़यादत पर एतमाद किया है और बिला गैर मशरूत हमें इनकी मेहरबानी को याद रखना चाहिए और इंशाअल्लाह आप हमेशा याद रखते हैं और याद रखेंगे इंशाअल्लाह। मैं जनाब कायद ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, जिन हालात में ये इलेक्शन में हमने हिस्सा लिया, ज़रा उससे पहले मैं 2-3 मिनट की मैं एक माजी करीब की एक दुख भरी दास्तान सुनाना चाहता हूँ कि ये वो वक्त है 2017 का ये मौका है जब आपने पाकिस्तान में शबाना रोज़ मेहनत से और अपनी वलवला अंगेज़ क़यादत से और हिम्मत से आपने बिजली के अंधेरे तकरीबन ख़त्म हो चुके थे। यानी इफ़ेक्टिवली तो 2018 मई में अपना जून में अप्रैल में मुकम्मल तौर पर 20 घंटे का जो लोड शेडिंग ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन 2017 में आपने पूरी कौम को बता दिया था कि 20 घंटे की लोड शेडिंग अब ख़त्म होने वाली है। उसमें जिस तरह सी पैक के मंसूबे आप लेके आए, वो पूरी कौम उस तारीख की गवाह है। किस तरह यहाँ पर धरने थे और धरनों की वजह से प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का दौरा मुअख्खर हुआ और पूरी कौम में एक मायूसी फैल गई, लेकिन आपने वो मायूसी को रोका, थामा, फैलने नहीं दिया। अल्लाह का आपने तवक्कुल किया और फिर अप्रैल में वो दोबारा तशरीफ़ लाए 2015 में, और फिर 15 में वो तशरीफ़ लाए और मुआहदे हुए इन्हीं बिल्डिंगों में, साथ ही बिल्डिंगों में, और फिर किस तरह दिन रात इसके ऊपर काम हुआ और साथ साथ आपने 5000 मज़ीद मेगावाट अपने पाकिस्तान के वसाइल से आपने 5000 मेगावाट बिजली और कौम को मुहैया की और इस तरह 20 घंटे की लोड शेडिंग ख़त्म हो गई। आप यकीन करें कि अगर आपका यही एक कारनामा अगर होता तो क़यामत तक कौम इस बात को याद रखती कि आपने बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म की। मगर बात यहीं ख़त्म नहीं होती, आपने पाकिस्तान के चारों सूबों को आपने मोटरवेज़ के ज़रिए उनको कनेक्ट किया। मोटरवेज़ के बानी आप हैं, कोई और मोटरवेज़ का बानी नहीं है बिल्कुल। और जो लोग उस वक़्त तुंदो तेज़ तनकीद करते थे, जहर भरी आवाज़ से तनकीद करते थे, ये मोटरवेज़ नवाज शरीफ ने बना दी। मैं आज बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो लोग आज जो मोटरवेज़ से सफ़र करते हैं, बाखुदा वो आपकी दराजी उम्र की और आपकी सेहत के लिए दुआ करते हैं आपकी। और इसी तरीके से उसके बाद आपने लाहौर हकीम मुल्तान मोटरवे बनाई, फिर आपने अपना सखर मुल्तान सखर मोटरवे बनवाई। आज वो एक नमूना है एक मेहनत का, रियाजत का और आला तरीन मेयार का और शफाफियत का। इसी तरीके से आपने जो शुमाली जो पाकिस्तान के शुमाल उस तरफ मोटरवेज़ के जाल फैलाया। आज जो लोग जाते हैं डेरा इस्माइल ख़ान इस्लामाबाद से, वो माजी में धक्के खाते जाते थे, आज लोग मुल्तान जो हैं 2.5 घंटे में लोग मुल्तान पहुंचते हैं। आपने इसी तरीके से जो खानेवाल लोधना आपने मोटरवे बनाई। तो ये मैं चंद बातों का जिक्र कर रहा हूँ। इसी तरीके से जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि कराची के लोग आज भी आपको झोलियाँ उठा के दवाएं देते हैं कि आपने कराची का अमन वापस किया और कराची की रोशनी आपने मुकर्रर किया। और ये कोई आपकी मामूली ये कोई कामयाबी नहीं है। कराची का कारोबार दोबारा जो तबाह हो गया था, लोग दुबई चले गए थे और वो वापस आए कराची, उन्होंने सुख का सांस लिया और वो आज आपको दुआएं देते हैं। वह आप कराची चले जाएं, आपको खुद अंदाज़ा होगा। ये मैं आपकी कोई लफाजी या कोई मैं एक तकरीर नहीं कर रहा, मैं वो हकायक बयान कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद आपने जब एक हद तक देखा आपने कि दहशतगर्दी जो है वो बढ़ रही है और कोई मुज़ाकरात किसी हवाले से अब वो सूदमंद नहीं है, तो आपने फिर अल्लाह का नाम लिया और दहशतगर्दी के हवाले से अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर आपने फ़ैसला किया
और शुरू में एक ऐसी आग थी, लगता था कि ये आग दहशतगर्दी की कभी बुझने नहीं पाएगी, मगर फिर आपने देखा कि आपकी क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानियाँ, अजीम कुर्बानियाँ दी गई, इसमें कोई शक नहीं। अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने, अफसरों ने, उनके बेटों ने, अपना आम आदमी ने, एक ताजर ने, एक पुलिसमैन ने, पुलिस अफसर ने, एक माँ ने, एक बेटे ने, एक डॉक्टर ने, एक इंजीनियर ने, एक बेवा ने, एक यतीम ने कुर्बानियाँ दी, अजीम कुर्बानियाँ दी। मगर आप की क़यादत में जो थी ये आग, जो इसकी दहशतगर्दी की, इसका मुकम्मल खात्मा हो गया। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मैं यहाँ पर किस किस और मैं मंसूबे की बात करूँ। बलूचिस्तान में, सिंध में आपने कराची के लिए पानी के मंसूबे आपने वहाँ पर उनको दिए, और पहले 100% आपने फंडिंग आपने की, वो चाहे वो K3 है या K4 है। ग्रीन लाइन जो ट्रांसपोर्ट कराची का मंसूबा है, पहला मंसूबा, वो आप ही की अल्हम्दुलिल्लाह सोच की अक्कासी करता है। मैं इसके अलावा आप फिर KP में चले जाएं, ये लियारी टनल किसने मुकम्मल करवाई? वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है। KP के अंदर जो आपने फिर जो ये जो दयामीर भाषा डैम का जो आपने उसकी ज़मीन ख़रीदी, उसकी बुनियाद रखी, उसके ऊपर 100 अरब खर्चा किसने किया? वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है। मैं फहरिस्त बहुत लंबी है, मैं यहाँ पर उसका इख्तिताम करता हूँ ये कहकर, हकीकत ये है और ये बात इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर पाकिस्तान भर में अगर अवामी मंसूबों और अवामी खुशहाली और तरक्की के मंसूबों की तख्तियाँ गिनी जाएं तो शायद महीने लग जाएंगे, वो तख्तियाँ नहीं गिनी जाएंगी। वो है उसका नवाज शरीफ, मोहम्मद नवाज शरीफ। मगर उसके बदले में आपको क्या मिला कि आपका हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया कि ये शख्स अवाम की, करोड़ों अवाम की खुशहाली और तरक्की की तख्तियाँ लगा रहा है। वो कुछ लोगों को ये बात नागवार गुजरी और आपकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। मैं समझता हूँ कि ये आपकी बुर्दबारी, आपकी हिम्मत और आपकी मैं समझता हूँ कि मुदब्बर होने की इससे बड़ी और कोई दलील हो नहीं सकती कि आपने सब्र से काम लिया। लेकिन आपने यानी ये गिराओ जलाओ और GHQ पे अपना हमलावर हो जाएं और लाहौर की अपना कोर कमांडर हाउस पे हमलावर हो जाएं, पेशावर में, यहाँ पे गुजरांवाला में, सरगोदा में क्या कुछ नहीं हुआ जो कि देखती आंख से कभी ऐसा समा नहीं देखा था। मगर आपने सब्र और तहम्मुल से काम लिया, क्योंकि आप जानते थे कि अगर आपने इसके ऊपर बात की तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल वो तारीक ना हो जाए। मगर आपने सब्र के साथ और जवामर्दी के साथ आपने मुकाबला किया, तमाम जो ऐसी कुव्वतें थी, मनफी कुव्वतें, उनका मुकाबला किया, अदालतों का सामना किया। हर रोज़ आप अपना मरीम नवाज शरीफ, उनको हम सब मिलकर आज दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो अब पंजाब की वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं, और मेरा ईमान है इंशाअल्लाह कि वो आपकी लीडरशिप में और हम सब के अपना पूरी तावन से वो एक बेहतरीन वो एडमिनिस्ट्रेटर साबित होंगी, सियासतदान साबित होंगी, और पंजाब इंशाअल्लाह जिसकी दाग बेल नवाज शरीफ ने 1985 में रखी थी, वो पंजाब इंशाअल्लाह मज़ीद दिन रात तरक्की करेगा और आपके नाम को और उजागर करेगा। तो मैं ये कह रहा था कि आपने बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ आपने ये सारे जबर आपने बर्दाश्त किए और जाली झूठे मुकदमों को आपने सामना किया, लेकिन आपने कभी नहीं कहा कि फ़लाँ मीर जाफ़र है, फ़लाँ गद्दार है। क्या क्या बदतरीन यानी ज़ुबान इस्तेमाल की गई, इदारों के ख़िलाफ़ तोड़ फोड़ की गई। ये देखती आंख ने कभी ऐसा दिल खराश मंजर नहीं देखा था। भुट्टो सूली पर चढ़ गए, कोई अपना किसी ने GHQ की तरफ नज़र नहीं की। मोहतरमा बेनज़ीर शहीद हो गई, किसी ने GHQ की तरफ कभी देखा तक नहीं। आपको 3 मरतबा आपको माजूल किया गया, कभी आपने किसी अपने वर्कर को कभी एक लफ्ज़ नहीं कहा, सब्र से और तहम्मुल से काम लिया। ये है वो नवाज शरीफ जो आज पाकिस्तान का खाली सियासतदान नहीं बल्कि एक मुदब्बर है, मुदब्बर पाकिस्तान का नवाज शरीफ। तो मैं समझता हूँ कि फिर जब आप वाकई ये ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, सेहत बीमारी अल्लाह ताला के हाथ में है, खुशी गमी अल्लाह ताला के हाथ में है। जब आप बीमार हुए
ये अल्लाह ताला की मर्जी थी, तो किस तरह की गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई, किस तरह की एक फ़िक्रे कसे गए। आपने तब भी बड़े सब्र के साथ आपने अपना हौसला किया, आपने सब्र का आपने दामन नहीं छोड़ा, और फिर आपने जेल काटी, कोटलखपत जेल में। किस तरह वहाँ पर आपको अज़ीतें दी गई, किस तरह मरीम नवाज़ को वहाँ पर रखा गया, और मेरे सामने इस बेटी को आपके सामने जिस तरह गिरफ्तार किया गया, खुदा कभी किसी दुश्मन को भी ये इस तरह का सामना उसको ना करना पड़े। तो मैं समझता हूँ कि ये वो वाक़यात हैं, ये वो आपकी सियासी स्ट्रगल है जिसने अल्हम्दुलिल्लाह नवाज़ शरीफ को आज मुदब्बर पाकिस्तान और मेमार पाकिस्तान का एक, मैं नहीं कह रहा, ये कौम ने आपको लक़ब दिया है। इलेक्शन में ऊंच नीच होती है, हमारे बाज़ जगहों पर हमें बड़ी कामयाबी मिली, बाज़ जगह हमारे जो बड़े बड़े हमारे जो लॉयल, बहुत मर मिटने वाले नवाज़ शरीफ के साथी और कारकुन वो हार गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम हार गए वो ठीक हारे, और जो जीते वो गलत जीते। ये है वो दोगलापन। अब केपी में वो अगर उनकी मेजॉरिटी आई है तो क्या फिर वहाँ पर सारी की सारी धांधली हुई है, और अगर पंजाब में जहाँ पर हम जीते हैं तो वहाँ पर धांधली, और जहाँ पर हारे हैं वो बिल्कुल ठीक हारे हैं। ये है वो दोगलापन, ये है वो नार्सिसिज्म, ये है वो अना, ये है वो तकब्बर, ये है वो रऊनत, ये है वो अपनी ज़ात पाकिस्तान से ऊपर, कि अपनी ज़ात को पाकिस्तान की ज़ात से ऊपर कर देना। मैं समझता हूँ कि कभी किसी ने इस तरह की सोच इख्तियार नहीं की, और यही वो सोच है जो आज पाकिस्तान को, जिसने आज तबाही के किनारे ला खड़ा किया है। मैं समझता हूँ कि आज इस इंतखाब के बाद अब देखिए किस तरह यहाँ पर जो सदर पाकिस्तान हैं आइन की एक मरतबा फिर धज्जियाँ बिखेर रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार कर रहे हैं कि उन्होंने असम्बली का इजलास जो उनका आइनी फरीज़ा था उसको उन्होंने इग्नोर किया, और एक पार्टी के अपना एक बनकर इशारे पर इमरान खान नियाज़ी के ऊपर, और आइन को उन्होंने जिस तरह माजी में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मौके ऊपर उन्होंने आइन को वायलेट किया, आज फिर वो आइन को वायलेट करने के मुर्तकब हो रहे हैं। अब केपी में अगर अपना वो हलफ लिया जा रहा है तो वो यहाँ वहाँ पर आइनी है और यहाँ पर आइनी नहीं है। केपी की जो असम्बली है वो आइनी है और यहाँ पर ये आइनी नहीं है। ये दोहरा मेयार, इसने मैं समझता हूँ कि हमारी जड़ों को एक कारी ज़रब लगाई है। हमने 16 महीने, अगर मुझसे कोई पूछे कि नवाज़ शरीफ साहब की क़यादत में और 13 पार्टियों की कोलिशन में अगर हमने क्या किया, तो मैं बार बार कहूँगा कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से अल्लाह ताला ने बचाया। मैं बाखुदा रोज़े क़यामत भी रब ताला की अदालत में हाथ जोड़ के कहूँगा कि मैंने पाकिस्तान को हमने दिवालिया होने से बचा लिया, वगरना आज हम यहाँ ना बैठे होते। तो मैं समझता हूँ कि ये वो मामलात हैं। इसलिए मैं ख़ितामन ये कहूँगा कि ये अब बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। आप वज़ीर आज़म बने, मैं आपका वर्कर बन के आपकी खिदमत करूँगा और मुल्क की खिदमत करूँगा, आप सबकी खिदमत में। कि आज अगर हम यहाँ पर बैठे हैं और आज यहाँ पर पार्लियामेंट में आए हैं, और अगर आज दिवालिया पाकिस्तान नहीं हुआ तो खुदा ताला के फजल करम से नवाज़ शरीफ की बसीरत और इनकी लीडरशिप में वो जो 16 महीने जो बहुत मुश्किल हमने गुजारे, वो जो हमने फ़ैसले किए आखिरी महीनों में कि आज अल्हम्दुलिल्लाह केयर टेकर हुकूमत में पाकिस्तान स्टेबल रहा, दिवालिया नहीं हुआ। कौम की खुशहाली और तरक्की के लिए काम करना ये एक बहुत कठिन मरहला है। हिमालय नुमा ये एक मरहला है, पहाड़ नुमा ये एक चैलेंज है, समंदर से भी गहरा और वसी ये चैलेंज है। उसको न मैं ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कोई अकेला नहीं कर सकता, उसको हम सब ने मिलकर करना है। बाकी पार्टियों का भी, हम जो हमारे साथ हलीफ हैं वो भी और जो नहीं है उनकी भी मशावरत लेनी है, और तमाम इदारों को हमने साथ लेकर चलना है। और ये सफ़र क्या है, मैं जो चर्चिल ने कहा था, मैं यहाँ पर क्या कर बात 1 मिनट में ख़त्म करूँगा। इट्स अ जर्नी ऑफ ब्लड, स्वेट एंड सेक्रीफाइस। अब मैं एक करारदाद पेश करूँगा और आपकी अगर इजाज़त होगी तो फिर ये हाउस उस करारदाद को अडॉप्ट करेगा। मुस्लिम लीग नून का ये मुश्तरका पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत पर
एतमाद का इजहार करता है और मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ की जमहूरियत के लिए खिदमात पर इनको खराज तहसीन पेश करता है। जदीद पाकिस्तान के मेमार के तौर पर मियाँ नवाज शरीफ की पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली के लिए खिदमात को ये इजलास अपने दिल से सराहता है और इस अज़्म का इरादा करता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्की मसाइल को हल करने के लिए भरपूर जदोजहद और तगदो की जाएगी। ये वक्त हमसे, हर फर्द से, फर्दन और इज्तिमान, ये वक्त हमसे कुर्बानी, इसार और मेहनत का तकाजा करता है और हम सब इस बात का अज़्म करते हैं कि हम सब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में कौम की उमंगों पर पूरा उतरेंगे। आपको मंजूर है ये? बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं जनाब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को दरख्वास्त करूँगा कि वो आपसे खिताब फरमाएँ। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, मोहतरम मेंबरान सेनेट, कौमी असम्बली, मैं सबसे पहले तो अपने मुंतखब होने वाले कौमी असम्बली के तमाम मेंबरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और समझता हूँ कि एक बहुत सख्त लड़ाई लड़ के आप यहाँ पे पहुँचे हैं। शहबाज साहब ने जो अभी गुफ्तगू की है वो यकीनन बहुत उम्दा गुफ्तगू थी और बड़े जोश व खरोश में उन्होंने अपनी तकरीर की है। मैं इस हॉल में कई सालों से आ जा रहा हूँ और सबसे पहले तो मैं 1990 में यहाँ पे आया था। आप में से कई हज़रात उस वक्त मेरे साथी थे। जी, मैं 1990 की बात कर रहा हूँ। 1990 की बात की मैंने और उसके बाद फिर आते जाते रहे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारा पहला दौर भी एक बहुत अच्छा दौर था और बड़े बड़े मंसूबों का आगाज़ उसी दौर से शुरू हुआ था। अगला दौर हमारा एक फिर बहुत अच्छा दौर था और तकरीबन 2/3 मेजॉरिटी के साथ हम अगला दौर जीत कर आए थे और उसमें फिर अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत भी बना। फिर तीसरा दौर आया तो वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा एक दौर रहा और आप जानते हैं कि तीसरा दौर हमारी एक लंबी जुदाई के बाद आया। हम 7 साल मुल्क से बाहर रहे और हमारी पार्टी के ऊपर जो जुल्म ढाया गया वो भी आप जानते हैं अच्छी तरह से, और जिस तरह से जेलें काटी, मुकदमे झेले, तो कामयाबी अल्लाह ताला ने दी। फिर हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और सादा अक्सरियत से ज़्यादा हासिल करके हम खुद मुस्लिम लीग नून ने गवर्नमेंट कायम की और फिर उस दौर में जो एक मिसाली तरक्की जो हो रही थी मुल्क की, उसकी मिसाल शायद माजी में कम ही मिलती होगी और अगर मिलती भी होगी मिसाल तो फिर हमारे पिछले अदवार की मिसाल मिलती होगी जो उससे पहले गुजर चुके थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमने आपका वास्ता जो है वो इस दफ़ा भी एक ऐसे लोगों से पड़ा है जिनकी जहनीत मुझे आज तक समझ नहीं आई, और वो लोग हैं
कि पिछला इलेक्शन जब हम जीते 2013 वाला, तो शुरू से ही धांधली 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 की रट लगनी शुरू हो गई। 35 पंक्चर का आपने सुना होगा, वो हर रोज़ 35 पंक्चर की बात किया करते थे। और फिर गवर्नमेंट जब बनी, गवर्नमेंट से पहले अभी वो इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, तो वो ज़ख्मी हो गए इलेक्शन कैंपेन में, नीचे गिर के। हम सबसे पहले पहुंचे अस्पताल में उनकी मजाज पुरसी के लिए। हमने अपनी इलेक्शन कैंपेन को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया। जब गवर्नमेंट हमारी जीत गई, हमारी पार्टी जीत गई, तो उसके बाद फिर मैं उनके घर गया। यानी मैं ये समझता हूँ, और जो कि मैं समझता रहा हूँ, कि सारी सियासी ताकतों को एक किसी अपना ख़ास एजेंडे के लिए काम करना चाहिए। अपनी अपनी सियासत ज़रूर करें, सियासत में मुखालफत भी उसका एक जुज़्व है, वो ज़रूर करें, लेकिन पाकिस्तान को और निज़ाम को ख़तरे में न डालें। मैं घर यहाँ पर गया, जानते हैं सब, बनी गाला में, और फिर अपना वहाँ पे मीटिंग हुई और हमने डिस्कस किया कि जी सबको मिल के इकट्ठे चलना है। तो तय हुआ कि जी इकट्ठे चलेंगे, और उसके बाद हमने अपना काम शुरू किया। हम अपना मसरूफ़ हो गए बिजली की लोड शेडिंग के ख़ात्मे के लिए, क्योंकि वो वादा था हमारा कौम से। और जब कौम से वादा किया था तो मुझे मालूम था कि इतना पैसा पाकिस्तान के ख़जाने में नहीं है कि हम 1 या 2 पावर प्लांट से ज़्यादा लगा सकें। हमें इस बात का शिद्दत से एहसास था कि इसके लिए हमें यकीनन और भी ज़राए तलाश करने पड़ेंगे, जो या अपना पेट काट के हमें बिजली के कारखाने लगाने पड़ेंगे, क्योंकि बिजली की लोड शेडिंग जो है वो संगीन तरीन मसला था। उस वक्त दहशत गर्दी एक संगीन तरीन मसला था, और पाकिस्तान की इकॉनमी को संभालना एक अजीम, एक बहुत बड़ा मसला था। डार साहब बैठे हुए जानते हैं कि उस वक्त पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब था। उस वक्त पाकिस्तान फाइटफ के अंदर ग्रे लिस्ट में आ चुका था, और उसको बाद हमने वाइट में लेके आए। और फिर उसके बाद हमने जो है वो ये इन सारे मसाइल को हल करने के लिए अपना काम शुरू किया। अभी मैं बनी गाला में उनको मिलकर आ रहा हूँ, तो चंद हफ्तों के बाद पता लगता है जी कि इत्तेहाद बन गया है लंदन में, और वो मौलाना ताहिरुल कादरी साहब भी और मौसूफ भी और फिर कुछ और लोग भी उसके बाद वो पाकिस्तान के अंदर धरनों का प्रोग्राम बना रहे हैं। मैंने कहा मैं तो भी चंद दिन पहले तो मैं मिल के आया हूँ, धरने किस बात के? तो क्यों धरनों की कौन सा माहौल है? तो देखते देखते धरने शुरू हो गए, और धरने आपने भी देखे, मैंने भी देखा। कहा गया कि इस वज़ीर आज़म के गले में पट्टा डाल के हम यहाँ से प्राइम मिनिस्टर हाउस से खींच कर बाहर लाएंगे। मैं उन दिनों में कहीं छोड़ के नहीं गया, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही रहा। और मुझे मेरे लोगों ने कहा जी कि आप यहाँ से कम शिफ्ट हो जाएं या लाहौर चले जाएं कुछ दिनों के लिए। मैंने कहा नहीं, इधर ही रहेंगे। धरने शुरू हो गए, और उधर से दहशत गर्दी एक ज़ोरों पे थी, उधर से लोड शेडिंग ज़ोरों पे थी, उधर से हमने मोटरवेज बनानी थी, हमने कई दूसरे मंसूबे लॉन्च करने थे जो कि हमने किए। हम उनके बावजूद धरने होते रहे, हम मोटरवेज बनाते रहे, धरने होते रहे, हम लोड शेडिंग का ख़ात्मा करते रहे, धरने होते रहे, हम बिजली के कारखाने लगाते रहे, और धरने होते रहे, और हम दहशत गर्दी का मुकाबला करते रहे। और आप देखें कि धरने 4 महीने, चाइनीज़ प्रेसिडेंट को जिक्र किया है, चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो है उनकी विज़िट पोस्टपोन हुई, और ये पोस्टपोन विज़िट का होना एक हमारे चाइनीज़ दोस्त मुल्क के सदर का
कोई छोटी बात नहीं थी, बड़ी अफसोसनाक बात थी। और फिर उसके बाद उन धरनों के बावजूद, उन एहतजाजों के बावजूद, वो गाली गलोच के बावजूद, माहौल ख़राब करने के बावजूद, हमने अल्लाह के फजल करम से सारी कमिटमेंट्स अपनी कौम से पूरी की और हमने डिलीवर किया अल्लाह के फजल करम से। 2017 तक मेरे, जब सुप्रीम कोर्ट ने जब मुझे फ़ारिग किया, वो क्यों फ़ारिग किया, वो कौन जज थे, वो मुझसे ज़्यादा मेरा ख्याल ये पूरी कौम जानती है। वो क्या केसेस थे, बेटे से तनख्वाह ना लेने पे वज़ीर-ए-आज़म को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। कभी मैंने सुना, ना कभी आपने सुना होगा कि किसी मुल्क में कभी ऐसा होता है। यहाँ हुआ, हमने देखा। और फिर आज क्या वो जज जो हैं वो किसी को मुंह दिखाने के लायक हैं आज? और उनमें से एक जज जो है, वो जो अगले चंद महीनों में जिसने चीफ जस्टिस बनना था पाकिस्तान का, वो रिज़ाइन करके घर चला जा रहा है। अब अंदाज़ा करें ये क्या है। ये वो जज थे जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। साकिब निसार साहब ने मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, आज कहाँ हैं वो, बताएं। जिनके बेटे के बारे में आपने उन दिनों में ख़बरें सुनी कि वो टिकट के वो पैसे वसूल कर रहे हैं। और फिर उसके बाद बाकी जो दीगर जज जिन्होंने हमें सिसिलियन माफिया का, और जिन्होंने हमारे लिए बड़े अजीब व गरीब अल्फाज कहे कि जो कि किसी जज से तवक्को नहीं की जा सकती, ये अल्फाज उन्होंने कहे और लगता है जैसे गुस्से से निकाला मुझे। भाई क्या गुस्सा था, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था भाई, क्या किया था मैंने? उसमें और भी प्लेयर्स थे, शहबाज साहब ने अभी जिक्र किया, और भी प्लेयर्स थे। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया। जो ये दिन देख रहे हैं आज, जो आज ये कौम जो दिन देख रही है, ये सब उसी का नतीजा है। वरना 2017 में तो ऐसा लग रहा था कि 2018 में जो इलेक्शन होगा इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून फिर जीतेगी। हर बंदा जानता है, और कि फिर जीतेगी मुस्लिम लीग और ज़्यादा अक्सरियत से आएगी वापस। लेकिन ये नुकसान मुस्लिम लीग नून को नहीं पहुंचाया उन्होंने, नवाज शरीफ को नहीं पहुंचाया, मुल्क को तबाह बर्बाद किया। पता नहीं कौन सा बदला लिया मुल्क से। अभी आज मेरा ख्याल है कि आप अपना एक आग का समुंदर पार करके आप यहाँ पहुँचे हैं। ये पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने शुरू में कहा था कि मैं इस हॉल में कई मरतबा आया हूँ, लेकिन इलेक्शनों के बाद बड़ा एक अप बीट किस्म का यहाँ हमारा होता था जो मूड, लेकिन वो उसमें और आज में बहुत फ़र्क है। आज एक बहुत चौमुखी लड़ाई लड़के आप यहाँ पे पहुँचे हैं। और ये मैं ऐसे लोगों से हमारा वास्ता था। अगर आप जो है ना वो ये जो आप कुछ भी कर लें, आप यानी कि जब भी आप जीतेंगे उनका रवैया वैसा ही होगा जो आज देखने में आ रहा है। उनका 2013 में भी रवैया था कि जी ये पंक्चर लगे हैं अपना 35 पंक्चर। उनका 2013 में भी यही था जी कि ये धांधली हुई है, धांधली। और फिर पूछें आप अपना वो जो बहुत अच्छे नाम के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस नासरुल मुल्क, जिन्होंने कहा जी कि सब ये कुछ कोई 35 पंक्चर वाली बात दुरुस्त नहीं है, यानी कि एक थप्पड़ मारा उनके मुंह के ऊपर, लेकिन उनको फिर भी इसका कोई एहसास नहीं हुआ। वो सारा 4 साल 5 साल वो हमारे ख़िलाफ़ और निज़ाम के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहे, साजिशें। और कभी उधर से आ रहा है लॉन्ग मार्च और वहाँ आके जी खड़ा हो गया जी, वहाँ पे अटके पुल के ऊपर खड़े हैं जी। इधर दाखिल इस्लामाबाद में दाखिल होने के लिए वो और लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। भाई मुझे बताएं आप कि वो आप अपने सूबे से जो चीफ़ मिनिस्टर आपने मुंतखब करवाया था, हालांकि मौलाना साहब ने मुझे कहा था, फजल रहमान साहब ने, कि हम मिलके आपसे हुकूमत बनाते हैं। हमने कहा कि नहीं, इनके पास अगर अददी तादाद ज़्यादा है तो इन्हीं को बनाने दें। तो वो आ रहे हैं, हुकूमत का वहाँ का सरबराह आ रहा है अपने लोगों को लेके इस्लामाबाद पे हल्ला बोलने के लिए, हमला करने के लिए।
कभी ऐसा सुना है, कभी कभी देखा है ऐसा कि एक चीफ मिनिस्टर एक प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है और फिर हमला करने की का मंसूबे बना रहे हैं? तो ये सारा कुछ क्या था ये? हमने तो भाई हर मौके पे आपको हमने दावत दी है, हमने आपको कहा कि भी आप टीम के साथ मिल के चलें, हम आपको ड्यू रिस्पेक्ट दे रहे हैं और देंगे, आइंदा भी देंगे। लेकिन ये सब कुछ उन्होंने करके दिखाया और पूरी कौम ने देखा है। तो आप चाहे जितने भी वज़ू करके पाक साफ होके आए हैं, उन्होंने वही इल्ज़ाम लगाना है जो वो आज लगा रहे हैं। उनके किसी भी इल्ज़ाम से ना डरना चाहिए, ना घबराना चाहिए। और आपने देखा है कि अपने दौर में बद तहज़ीबी, बदतमीज़ी, बद कलामी और इस तरह के, वो आईजी तुम्हें मैं जेल में डालूँगा, वो फ़लाँ चीफ सेक्रेटरी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कुछ तरीका बात करने का? ये जो इन असेंबलियों में बैठने वाले क्या इस लहजे में बात करते हैं? इस मुल्क के वज़ीर आज़म तुम अगर बने हो तो इस लहजे में बात करते हो? कम से कम और नहीं तो कौम को तो ये चीज़ें ना सिखाओ, ये कौम के बच्चों को तो ये चीज़ें ना सिखाओ, उनको तो बदतमीज़ी ना सिखाओ उनको। वो तो अभी पढ़ लिख के उन्होंने जवान होना है, अभी से वो ये कल्चर सीखेंगे तो वो किधर जाएंगे, उनका क्या मुस्तकबिल होगा? और फिर आपने अपने दौर में मुझे बताएं 3 साल 4 साल में किया क्या है? कौन सा मंसूबा लॉन्च किया हुआ आपने? अभी शहबाज साहब ने गनवाया कि हमने मोटरवेज बनाई, हमने अपना सड़कें बनाई, हमने सिर्फ पंजाब में नहीं, हमने अल्लाह के फजल से बलूचिस्तान में बनाई, हमने अल्लाह के फजल करम से KPK में बनाई, हमने सिंध में बनाई, हमने पंजाब में बनाई, हमने यहाँ पे बनाई गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, कोई जगह छोड़ी नहीं हमने। लवारी टनल कहाँ है? KPK में है। और ये जो गिलगित स्कर्दू जो हाईवे वो कहाँ है, जिस पे 50-60 अरब रुपया लगा था? 3-4 अरब रुपया उस सूबे का बजट है, एक मंसूबे पे हमने 50 अरब लगा दिया। ये हमारी एक पूरे मुल्क की खिदमत की सोच थी जिसको हमने अमली जामा पहनाया। हमने तो नहीं सोचा कि जनाब फलां गवादर है तो गवादर को हमने भरपूर डेवलपमेंट की। और अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर वो मोमेंटम जो हमने शुरू किया था 1990 की बात तो दूर की है, अगर वहाँ से काउंट करें और अनइंटरप्टेड अगर वो मोमेंटम जारी रहता, आप यकीन करें आज पाकिस्तान इस खित्ते की बहुत बड़ी ताकत होता। हम तो कब के 20 जो G20 हो गई, G20 है ना, G20 में पहुंच चुके होते कब के। और चले 1990 छोड़े, 24 नंबर पे हम आ चुके थे, तो 20 पे आना तो मुश्किल बात नहीं थी। तो अगर छोड़ दें बाकी 1990 से हमने जो किया, हमने बल्कि ये बुनियादें मोटरवेज की 1990 से रखी हुई हैं और हर मोटरवे पे मुस्लिम लीग नून का मोहर लगी हुई है। किसी और की मोहर बता दें अगर कोई है तो हम बिल्कुल हम तस्लीम करेंगे। हर बड़े मंसूबे पे मुस्लिम लीग नून की मोहर लगी हुई है। ये मैं कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब ने अभी कहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमने तो अल्लाह के फजलो करम से अपना जो है वो सारा ज़ोर डेवलपमेंट पे लगाया, पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद पे लगाया। 10-10 रुपए किलो सब्ज़ियाँ बिकती थी उस ज़माने में और 1.5-2 रुपये यूनिट बिजली का रेट था और डॉलर 104 रुपये पे बांध के रखा हुआ था हमने। कौन नहीं, सब ये सब कौन बातें आप जानते नहीं। और किसके ज़माने में डॉलर 104 से बाहर निकला और फिर 150-200 से भी आगे तजावुज़ कर गया। ये याद रखें, ये बहुत बड़ा जुल्म ढाया अपने मुल्क के ऊपर हमने। और जो भी इनको लेके आए
जो भी इनके साथ मिलके जिन्होंने इनको आकर लाभ बिठाया वो पाकिस्तान के बहुत बड़े मुजरिम हैं। और आज पाकिस्तान को ठीक करना एक जान जोखों का काम नज़र आता है, इतना मुश्किल काम नज़र आता है। मैं तो शहबाज शरीफ साहब को बहुत शाबाश देता हूँ, जो इन्होंने जिस तरह से वो 1.5 साल चलाया है मामलात को और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया है। मैं समझता हूँ कि इन्हीं का हौसला है, इन्हीं की हिम्मत है जिन्होंने करके दिखाया है और पाकिस्तान को मुश्किलों से जो है ना वो निकालने की भरपूर कोशिश की इन्होंने। तो मैं समझता हूँ जी कि ये हमारा मुकाबला ऐसे लोगों के साथ है जो मैं समझता हूँ कि लॉजिक को नहीं समझते, ना मानते हैं। उनके नज़दीक लॉजिक कोई चीज़ नहीं है। तो हमें अपना जो है ना वो अब वक्त आ गया है। हाँ, मुश्किल हालात हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं और पाकिस्तान के अवाम जो है वो सबसे बड़ा मसला उनका महंगाई का है। और मैं 1985 में मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो 1988 में फिर जब इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी मुकाबले पे थी और हम मरकज़ हार गए। पंजाब में हम सबसे बड़ी पार्टी थी, हमने वहाँ गवर्नमेंट अल्लाह के फजल करम से बनाई। फिर अल्लाह ने मौका दिया, हमने मामलात को सही तरह से चलाया और 1990 में दिसंबर में अल्लाह ताला ने फिर दोबारा हमें मौका पहला मौका दिया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना। तो वो कारकर्दगी जो हमने उस वक्त दिखाई थी अल्लाह के फजल करम से, उसका समर हमें मिला है। और मैं समझता हूँ कि आपके अगले पहले जो हैं 1.5-2 साल ज़रा मुझे महसूस होता है कि मुश्किल के होंगे। इस मुश्किल में हमने बिल्कुल इस तरह से रहना है जी, एक होकर और अपने मुखालफिन का भरपूर मुकाबला करना है। और इंशाअल्लाह मुझे बहुत यकीन है कि पाकिस्तान अगले 1.5-2 साल में इन मुश्किलात से बाहर निकल जाएगा और इंशाअल्लाह निकल जाएगा। और फिर उसके बाद आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो कि आपके नज़दीक और कौम के नज़दीक बहुत अहमियत के हामिल होंगे। हमने मिलकर पाकिस्तान के ज़ख्म भरने हैं। पाकिस्तान बहुत ज़ख्मी है, इस वक्त बहुत ज़ख्मी है और मैं पिछले कई डेकेड से, कई दहाइयों से मैं ये देख रहा हूँ, इस तरह का ज़ख्मी पाकिस्तान मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो इस मुल्क को मुसीबतों से निकालना है, इस मुल्क को मुश्किलों से हमने निकालना है। और मैं ये समझता हूँ कि ये 1.5-2 साल डिफ़िकल्ट होंगे, जिसमें डिफ़िकल्ट फ़ैसले भी करने पड़ेंगे आपको, लेकिन इंशाअल्लाह आप उसके बाद यकीनन अल्लाह के फजल करम से निकलेंगे। लेकिन नीयत नेक होनी चाहिए। नीयत अगर नेक होगी तो अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद करेगा। हमने 24 करोड़ आवाम को सुकून देना है, बिजली गैस के बिलों को कम करना है, अपनी रुपए की कीमत को ठीक करना है, मुल्क के अंदर जो है वो ये जो पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करना है अपने। और फिर वो बहुत तदब्बुर के साथ एक सोचे समझे एजेंडे के तहत अगर आप चलेंगे तो इंशाअल्लाह बिल्कुल ये सफ़र बड़ा आसान हो जाएगा। मैं यकीनन शहबाज साहब की बहुत तारीफ़ करूँगा कि जिस हिम्मत हौसले के साथ इन्होंने ये पिछला 1.5 साल गुजारा है, इन्हीं की हिम्मत है। इनकी जगह मैं होता तो मैं शायद ना चल सकता। और अभी भी अल्लाह के फजल करम से इन हालात में माशाअल्लाह शहबाज शरीफ इज़ द बेस्ट चॉइस। और मुझे
बतौर वज़ीर आज़म का कैंडिडेट डिक्लेयर करूं। और इनके साथ साथ जनाब सरदार एयाज सादिक साहब जो है वो उनको बतौर स्पीकर के अपना उम्मीदवार करेंगे। सरदार एयाज सादिक साहब जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्पीकरशिप को चलाया है और हाउस के स्पीकर रहे हैं। बहुत कामयाब स्पीकर के तौर के ऊपर उन्होंने अपना वक्त गुजारा है और एक काबिल भी हैं, अहलियत भी है, सलाहियत भी है, तजुर्बा भी है और पार्टी के साथ कमिटमेंट भी है। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि वो भी ऐसे हालात में एक बेहतरीन स्पीकर के तौर के ऊपर एक दफ़ा फिर उभरेंगे। और मैं आप सब के लिए भी बहुत दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आपको और हम सब को मिलकर इस मुल्क की खिदमत करने की तौफीक अता फ़रमाए। और यहाँ मैं ख़ास तौर पे अपने ख़वातीन को जो दोबारा माशाल्लाह अच्छी खासी तादाद में मुंतखब हुई हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। अपने जो माइनॉरिटी भाइयों को या कोई बहन है तो उनको भी मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि दोबारा मुंतखब हुए हैं। और उसके साथ साथ जो है वो इनको देख के बड़ा खुश हो रहा हूँ मैं, कोयटा से जो जीत के आए हैं तो लेकिन और उन तमाम अपने हजरात को, इंडिपेंडेंट हजरात को, दोस्तों को, साथियों को मैं वेलकम करता हूँ जी दिल की गहराइयों से, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की है और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह आप में उनमें कोई तमीज़ तफरीक नहीं है, इंशाल्लाह वो भी हमारे उसी तरह साथी हैं जैसे कि आप साथी हैं। तो मैं सबको वेलकम करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई फरमाएगा, हमें नेक नीयत रखेगा और पाकिस्तान को हमारे ज़रिए से एक दफ़ा फिर तरक्की का इंशाल्लाह मौका देगा अल्लाह।